हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे आर्ट्स मंत्रा। आज हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हमें इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग किसे कहते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्या डेफिनेशन है। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के कितने मोड्स हैं या हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को कितने मोड्स में या कितने अलग अलग प्रकार में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हम लोगों ने रोडवे के बारे में जाना था, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरवेज और चौथा हम लोगों ने वाटरवेज के बारे में जाना था। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये जो हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों बनाते हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अलग अलग प्रकार हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण हैं, इनके महत्वपूर्ण होने के क्या रीजंस हैं, हम लोगों को इसके बनाने से हम लोगों को क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण होने के रीजन और वो क्या मुख्य रोल अदा करता है हम लोगों की जिंदगी में। चलिए यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो किसी भी राज्य के इकोनॉमिक, सोशल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है, आर्थिक। किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि में उस देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना डेवलप्ड है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे विश्व के सबसे समृद्ध देशों का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे समृद्ध देश कौन है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के डेवलपमेंट को देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जितने भी मोड्स हैं या उनके जितने भी प्रकार हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं। चाहे आप लोग रोड से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम लोग रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम लोग वहाँ पे क्या है एयरवेज का इस्तेमाल करें या वाटरवेज के। वहाँ पे तो ट्रेनों की स्पीड क्या है 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर पर आवर है। और हमारे इंडिया में क्या है 60 से 70 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाती हैं। जापान वगैरह में देखिए, जापान और चाइना में बुलेट ट्रेन हैं 500-500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। तो उन देशों में देखिए इनका क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ पर कितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पर कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे लग गए। तो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वहाँ के आर्थिक समृद्धि में एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथ ही साथ वहाँ के सोशल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट मतलब वहाँ का सामाजिक विकास, लोग क्या है किस तरह अपने दैनिक जिंदगी में जीते हैं। जैसे हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप्ड है तो हम लोग क्या है नई नई जगहों पे जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे। अगर उनकी कुछ अच्छी आदतें हैं तो हम लोग क्या है उनको अपने जीवन में शामिल करेंगे। जैसे कहीं पे अगर कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना अगर वो लोग बनाना जानते हैं या कोई भी फल या सब्जी अगर वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं तो क्या है हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से हम लोग उसको अपने तक मंगा सकते हैं और हम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। जो इंटरनेट कंपनियां हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, आप लोगों ने जरूर यूज़ किया होगा या कर भी रहे होंगे। तो उसके थ्रू हम लोग क्या है इंटरनेट के द्वारा हम लोगों को जो भी अच्छे सामान हैं चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी मिले, हम लोग क्या उसको अपने घरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे सामाजिक विकास में क्या है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। साथ ही साथ कमर्शियल डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक जब आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक विकास कब होगा, जब वहां पे क्या है कमर्शियल डेवलपमेंट हो। कमर्शियल डेवलपमेंट मतलब वहां पे बिजनेस का अच्छे से डेवलपमेंट हो। अगर अच्छा सभी तरह का नेटवर्क अच्छा है, आदमी एक जगह से दूसरे जगह अच्छी तरीके से आ जा पाएंगे तो वहाँ बहुत सारी कंपनियां अपने उद्योग धंधे लगाएंगी, है ना। तो वहाँ पे हर तरह के बिजनेस का, जैसे अगर हम लोग अपने आसपास ही देखें तो कितने सारे हम लोगों के आसपास किराना दुकान, फल दुकान, सब्जी दुकान, दवा दुकान वगैरह रहते हैं ना। तो वो क्यों हमारे आसपास खुल गए हैं, क्योंकि उन तक माल जो है अच्छे से पहुंच जाता है ना। उन दुकानों में बिकने वाले सामान आसानी से उन तक पहुंच जाते हैं, तभी जाके कमर्शियल डेवलपमेंट जाके होता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स इन कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कल्चरल डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, सांस्कृतिक विकास। देखिए यहां पे हम लोगों ने जाना था सामाजिक विकास और यहां पे हम लोग जान रहे हैं सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास मतलब क्या है, हम लोग किस सभ्यता को फॉलो करते हैं, हमारा जीवन जीने का तरीका क्या है।
जैसे विदेशों के लोग पहले क्या थे, योगा को नहीं जानते थे, क्योंकि ये योगा क्या है हमारे हिंदुस्तान में चलता था, हम लोग सदियों पहले से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन जब मोड डेवलप हुआ तो यहाँ से लोग क्या है दूसरे देश में गए, उन्होंने वहाँ पे योगा सीखा और धीरे धीरे उन्होंने अपने इसे दिनचर्या में शामिल किया। तो उसी तरह इंडिया का आयुर्वेद विदेश में अब लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रचार बढ़ रहा है। तो हमारे जो जीवन जीने की जो शैली है, हमारा जो सांस्कृतिक विकास है, हम लोग जिस तरीके से अपना रहन सहन मेंटेन करते हैं, हमारा पूजा करने का तरीका है ना, सभी धर्मों के लोग जो अपना धर्म मानते हैं, तो और सुबह से शाम तक हम लोग जो भी क्रियाकलाप करते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे आप लोगों ने कोई भी टीवी पे कोई प्रचार देखा है ना, कोई भी एडवर्टाइज देखा या मोबाइल देखते वक्त तो कोई कपड़ा पसंद आ गया या कोई सामान पसंद आ गया या कोई खाने, बहुत सारे यूट्यूब पे क्या है आजकल शेफ वगैरह वीडियो बना के डालते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग क्या है अपनी जीवन शैली को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसका एक्चुअली बहुत बड़ा क्रेडिट क्या है, या इसमें बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल क्या है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही तो निभा रहा है ना। और मैंने बताया था कि हम लोग इंटरनेट को भी क्या है आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही एक मोड मानेंगे। तो इस तरह सामाजिक के साथ साथ क्या है, सांस्कृतिक विकास में भी ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर हमारा तीसरा, इट हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू आउट द कंट्री, है ना। ये किस चीज में मदद करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू आउट द कंट्री। किसी भी देश के चारों तरफ या पूरे देश में अच्छे से उद्योग धंधों को विकसित करने में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है या बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे अगर हम लोग भारत का एग्जांपल लें, हमें पता है कि झारखंड में क्या है सबसे ज्यादा खनिज लवण पाए जाते हैं। अगर कोई फैक्ट्री बिहार में लगे या कोई यूपी में लग रहा है तो वहां पे जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल क्या है, झारखंड से जाता है। जैसे पावर प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, पूरे देश में पावर प्लांट कहीं भी चले, चाहे बिहार में पावर प्लांट चल रहा है, यूपी में चल रहा है या गुजरात में पावर प्लांट चल रहा है, तो वहां पे जो इस्तेमाल होने वाला कोयला क्या है वो झारखंड से जाता है। तो इस तरह क्या है, झारखंड में भी उद्योग धंधा विकसित हो गया और गुजरात में भी उद्योग धंधा विकसित हो गया। अगर सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी है या रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी है या एयरवेज की कनेक्टिविटी अच्छी है, तो पूरे देश में कोई भी सामान, कोई भी कच्चा मटेरियल कहीं से कहीं भी हम लोग आसानी से कम खर्च में पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ फैक्ट्रियों में बनाया गया सामान, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा फैक्ट्रियों में, हम लोग उसको भी उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप रहेगा तभी ना कि हमें जहां मन करेगा या जहां कहीं भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी पूरे देश में, हम लोग कहीं भी फैक्ट्री बैठा लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग फैक्ट्री बैठाएंगे कहीं भी, तो उसमें जो भी कच्चा माल लगेगा हम लोग कहीं से भी मंगा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का हर मोड बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, पूरे देश में समान तरीके से उद्योग धंधों को विकसित होने में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर है हमारा, इट इंप्रूव्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये क्या है, नौकरियों के नए रास्ते खोलता है, नौकरियों के चांसेस को बढ़ा देता है, लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा अगर अच्छे से डेवलप्ड है तो हम लोग क्या है, उद्योग धंधे ज्यादा लगाएंगे। उद्योग धंधे ज्यादा लगेंगे तो उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत भी तो पड़ेगी ना। अगर ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश के लोग एक जगह से दूसरे जगह नौकरी की तलाश में आसानी से जा सकते हैं बिना कोई परेशानी के। और अगर उद्योग धंधा अच्छे से विकसित होगा तो हम लोग क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जैसे अगर हम लोग भारत का एग्जांपल लें, अगर हम लोग भारत से सामान अन्य देशों को भेजेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलेंगे। और अगर हम लोग विदेशों से सामान मंगवाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। अगर हम लोग अपने देश में उद्योग धंधों का अच्छे से विकास करेंगे तो हमारा क्या है, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बाहर से हम लोग पैसा भी ज़्यादा कमा पाएंगे दूसरे देशों से। फिर ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा उद्योग धंधे, ऑफिस वगैरह लगाएंगे, फिर ज़्यादा लोगों की नौकरियां भी लगेंगी, नौकरियों के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, रोजगार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे, या बहुत सारे आदमी क्या है, नए नए उद्योग धंधों को तैयार करेंगे, वो नई नई फैक्ट्रियां भी बैठाएंगे। तो इससे हर तरह के डेवलपमेंट में एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। फिर क्या है, इट इंप्रूव्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कंट्रीज। किसी भी दो देशों के बीच, जैसे भारत पाकिस्तान जाना है आपको, भारत से नेपाल जाना है, भारत से भूटान जाना है, या भारत से अमेरिका जाना है, तो अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है
तो दो कंट्री के बीच या किसी भी दो स्टेट के बीच या किसी भी दो शहरों के बीच हम लोग क्या है आसानी से बिना कोई परेशानी के पहुंच सकते हैं। जैसे नेपाल क्या है, बिहार और यूपी के बगल में है, हम लोग क्या 5-6 घंटा में नेपाल आसानी से पहुंच सकते हैं बाई बस, बाय रोड, है ना। अगर रोड अच्छा है तभी तो हम लोग पहुंच पाएंगे ना। अगर एक अच्छे से ट्रेन सिस्टम डेवलप हो जाए, रेलवे सिस्टम, तो हम लोग क्या 2 से 3 घंटे में नेपाल पहुंच जाएंगे। उसी तरह अगर आप लोग फ्लाइट से क्या है थाईलैंड वगैरह है ना, कलकत्ता से 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, और अमेरिका 6 से 7 घंटा, यूरोप 3 से 4 घंटा। चूंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अलग अलग मोड यहाँ अच्छे से हम लोगों ने डेवलप्ड किए, इसीलिए क्या है हम लोग विदेश में आजकल किसी भी देश में हम लोग आसानी से जा सकते हैं, या इंडिया के किसी भी शहर, पटना से क्या है आज की डेट में दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता वगैरह के लिए ट्रेन भी लगातार उपलब्ध है और फ्लाइट्स भी, और आज की डेट में तो बसेस भी स्टार्ट हो गई हैं दिल्ली के लिए। तो इसीलिए अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है तो लोगों के बीच का कॉन्टैक्ट या लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से यात्रा कर सकते हैं। फिर है ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड डिजास्टर्स। क्या है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, है ना, अचानक से कहीं कोई जरूरत पड़ जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए। नेचुरल डिजास्टर मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, तो ऐसी केसों में क्या है ट्रांसपोर्टेशन का अगर कोई एक मोड या कोई एक प्रकार अगर हमारा डैमेज हो गया, जैसे मान लीजिए बाढ़ या भूकंप आया, अगर हमारा रोड क्या है डैमेज हो गया, तो उस केस में क्या रेलवे भी अगर डैमेज हो सकता है तो हमारे पास क्या एयरवेज का ऑप्शन उपलब्ध होगा। और अगर कहीं जैसे भूकंप वगैरह या रोड पूरा मतलब डैमेज नहीं हुआ तो हम लोग क्या रेल या रोड का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके हम लोग जो रिलीफ मटेरियल है, जो भी खाने पीने का सामान है, या जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन, मतलब लोगों को वहां से तो हमें बचा के निकालना होगा ना, और साथ ही साथ क्या है मेडिकल सपोर्ट, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ वगैरह टाइम पे पहुंचानी होंगी। तो अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर डेवलप्ड होगा तभी तो हम लोग ये सब चीज़ें कर पाएंगे ना, नहीं तो हम लोग कैसे पहुंचाएंगे। अगर हम लोग अच्छे से रोड भी ना बनाएं या फिर अच्छे से रेलवे सिस्टम भी डेवलप ना करें तो हम लोग इमरजेंसी के वक्त, मुश्किल घड़ी के वक्त ये सब चीज़ नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ मुश्किल घड़ी के वक्त जैसे सोचिए कि हमारा जो बॉर्डर है, अगर चाइना या पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध छिड़ गया, अगर हम लोग बॉर्डर तक अपनी सड़कें या रेलवे सिस्टम अगर हम लोग अच्छे से डेवलप करके नहीं पहुंचाएंगे बॉर्डर तक, तो मुश्किल घड़ी के वक्त या आपातकाल में हम लोग अपने सैनिकों या फिर लड़ाई के सामानों को हम लोग कैसे पहुंचाएंगे बहुत कम वक्त तक। तो ये बहुत ही जरूरी है कि एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रोड, रेल, एयरवेज और वाटरवेज का एक अच्छे से पूरा एक कंबाइंड सिस्टम, पूरा एक नेटवर्क अच्छे से हम लोग डेवलप करें, तभी जाके कोई देश एक अच्छे से डेवलप कर पाएगा, तभी जाके वो एक सुपर पावर बन पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे देखते हैं। चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जो अलग अलग मोड्स हैं हम लोग उसको आपस में कंपेयर करते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड दूसरे से कैसे अलग है, या कहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम लोग प्रेफर करेंगे, या किन तरीकों के सर्विसेज के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है। तो चलिए हम लोग ये जो 4 तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने पढ़ा है, इनको हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं, आपस में हम लोग उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है कंपैरिजन ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जितने भी मोड्स हैं हम लोग उनकी आपस में तुलना करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 क्या है कॉलम बनाया है, एक एक करके समझते हैं, आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। आपको देखने के बाद ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट बिलीव कीजिए आप लोग इसे आसानी से समझेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लिख दिया है। पहला क्या है हमारा रोडवेज, दूसरा क्या है हमारा रेलवेज, और तीसरा क्या है हमारा एयरवेज, और चौथा वाटरवेज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या है कॉस्ट के आधार पे कि किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाने में कितना खर्च होता है, या कौन सबसे महंगा है, कौन सबसे कम दाम में बन जाता है। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा क्या है हमारा जो महंगा है वो क्या है एयरवेज को बनाने में महंगा होता है, क्योंकि वहां पे क्या है
उसके लिए हमें स्पेशल ग्राउंड्स को प्रिपेयर करना होता है, फिर वहाँ पे क्या है हमें हवाई पट्टियाँ बिछानी होती है, और वहाँ पे हमें सिग्नल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना पड़ता है। और फिर एक एक प्लेन की जो कीमत है वो क्या है 1000 करोड़ में होती है। अगर हम लोग एयर स्ट्रिप्स की बात करें जिसपे क्या है एयरप्लेन चलता है, उसको बैठाने का खर्च, और रेलवेज में रेलवे ट्रैक को बिछाने का खर्च, तो रेलवे ट्रैक को बिछाने का खर्च ज्यादा है एयर स्ट्रिप से। बट अगर हम लोग एक ट्रेन की मतलब एक इंजन का और एक बोगी का जो उसका जो कोच है, अगर हम लोग दाम से कंपेयर करेंगे एक एरोप्लेन से, तो एरोप्लेन तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है हमें। और साथ ही साथ हमारे ट्रेन के इंजनों में कौन सा फ्यूल जलता है, या तो वो डीजल से चलते हैं या तो वो इलेक्ट्रिक से चलते हैं। और जबकि एयरप्लेन को उड़ान भरने के लिए क्या है, उनके लिए एक स्पेशल फ्यूल आता है, स्पेशल ईंधन आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर क्या है तेल वगैरह से नहीं चलते हैं, तो उनका वो क्या है जो ईंधन है वो भी बहुत महंगा आता है। तो ओवरऑल जब हम लोग पूरा कॉस्ट निकालेंगे तो ये जो एयरवेज है ये क्या है, ये सबसे महंगा में आता है। और सबसे सस्ता क्या है वाटरवेज। ये वाटरवेज क्या है ना, नदियों में चलने वाले आप लोग नाव से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि वर्ल्ड में जो वाटरवेज है वो क्या है समुद्र के में काउंट किया जाता है। जब एक कंट्री से माल क्या है हम लोग दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं, है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो हम लोग काम करते हैं, तो बड़ी बड़ी जहाजें, बहुत बड़ी बड़ी जहाजें वो एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। तो मेन जो वाटरवेज से मतलब है वो हम लोगों का उससे है, नदियों में चलने वाली छोटी छोटी नावों को इससे मत समझिएगा। और समुद्र में क्या है, हमें तो कोई तरह का ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना नहीं है, रोड रेलवे एयर स्ट्रिप तो बैठाना नहीं है, वहाँ पहले से पानी है, शिप चलेगा, हमें बस क्या है शिप को हम लोग क्या है शिप से जहाज़ों से क्या है हमें कम्युनिकेशन सिस्टम बैठाना पड़ता है, ताकि हम लोग जहाज़ों को हम लोग वक्त वक्त पे ट्रैक कर पाएँ, या जहाज़ पे अगर कोई इमरजेंसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो हमें बता पाएँ। तो आज के डेट में क्या है सैटेलाइट के माध्यम से ये सभी चीज़ बहुत ही आसानी है। वही चीज़ की ज़रूरत हमें क्या है एयरवेज में भी पड़ती है। तो चूंकि वाटरवेज में हमें कुछ नया बनाना नहीं पड़ता है, पहले से समुद्र में पानी वगैरह है, हमें बस क्या है हमें अपना रास्ता डिसाइड करना पड़ता है और एक शिप खरीदना पड़ता है, और शिप में क्या है हमें फ्यूल भरना पड़ता है, और वो क्या है जनरली कोल टार अलकतरा वगैरह से जहाज चलता है। तो इसलिए सबसे महंगा एयरवेज और सबसे सस्ता क्या है वाटरवेज। तो वही मैंने यहां पे लिखा है कॉस्टलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कॉस्टलीस्ट मतलब ये सबसे महंगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और वाटरवेज क्या है चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये क्या है सबसे सस्ता में आता है ना। तो ये सबसे महंगा एयरवेज, क्योंकि इसके बनाने का इंस्टॉलेशन का खर्च, अगर इसका भाड़ा भी कंपेयर करिए तो सबसे महंगा तो एयरप्लेन वगैरह का ही भाड़ा होता है। तो ये हर दृष्टि से क्या है एयरवेज क्या है सबसे महंगा होता है, इसीलिए ये क्या हो गया कॉस्टलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना। इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा कॉस्टलीस्ट। और दूसरा है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज क्या है सबसे सस्ता मतलब चीपेस्ट। तो चलिए दो तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, अब बाकी हमें क्या है रोडवेज और रेलवेज में सस्ता करना है, कंपेयर करना है। तो हमें पता है कि रोड क्या है ऑलवेज सस्ता पड़ता है रेलवे से, जो रोड को बैठाने का खर्च हमेशा सस्ता है रेलवे से। तो इसीलिए रोड, और यहां पे हम लोग रोडवे को क्या लिखेंगे, तो ये सबसे महंगा हो गया, ये सबसे सस्ता हो गया, और रोड क्या है अपना अब वाटरवेज से तो ज्यादा महंगा है ना। तब हमें तो इसको किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कंपेयर करना है। तो सबसे महंगा सबसे सस्ता, और अगर हम लोग सबसे सस्ता से कंपेयर करेंगे रोड को, तो रोड क्या है वाटरवे से महंगा है। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कॉस्टलियर एज कंपेयर्ड टू वाटरवे, मतलब वाटरवे से ये ज्यादा महंगा है, वाटरवे से ज्यादा कॉस्टलियर है। इसको बनाने का खर्च या इसको ऑपरेट करने का खर्च या इस पर ट्रेवल करने का खर्च वाटरवे से ज्यादा आता है। या इसको हम लोग क्या ये भी लिख सकते हैं कि सस्ता है, ये क्या है एयरवेज से सस्ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है रेलवे भी तो एयरवेज से सस्ता है। फिर हम लोग इसको कैसे कंपेयर करेंगे आपस में, तो इन दोनों को आपस में अच्छे से कंपेयर करने के लिए या रोडवे को बाकी तीनों से अच्छे से कंपेयर करने के लिए हम लोग लिख देंगे कि जो सबसे सस्ता वाला चीज है अपना वाटरवे, उससे ये थोड़ा महंगा है, और रेलवे क्या है रोडवे से महंगा है। तो इसलिए इन चारों को अब हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। क्योंकि अगर हम लोग एयरवे से सस्ता में देखेंगे तो दोनों एयरवे से सस्ता है, तीनों रोडवे रेलवे और वाटरवे, तो वैसे हम लोग अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे महंगा वाला निकाल लिया, सबसे सस्ता वाला निकाल लिया। अब हम लोग क्या है रोडवे क्या है सबसे महंगा और सबसे सस्ता दोनों के बीच में पड़ता है ना। रोडवे और रेलवे क्या है सबसे महंगा और सबसे सस्ता के बीच में है।
तो हम लोग इसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो हम लोग देख लिए कि पहले रोडवे और रेलवे में सस्ता कौन है ज़्यादा, तो सस्ता कौन है? रोडवे है। तो अब रोडवे, चूंकि इन दोनों में, रोडवे और रेलवे में सस्ता ज़्यादा रोडवे है, अगर हम लोग फिर इसको क्या किए, सबसे सस्ते वाले से कंपेयर कर दिए, तो पता चला कि ये जो सबसे सस्ता वाला यानी अपना वाटरवे है, उससे ये महंगा है। फिर हम लोगों ने यहाँ लिख दिया रेलवे क्या है, वो रोडवे, रेलवे क्या है, वो रोडवे से महंगा है। तो आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर कर लिया। फिर है हमारा दूसरा, ये तो सबसे महंगा हम लोग कॉस्ट के दम पे हम लोगों ने कंपेयर किया। अब हम लोग दूसरा कंपेयर करते हैं स्पीड, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना फास्ट है, कितना स्लो है। तो हमें पता है कि इन चारों में, रोडवे, रेलवे, एयरवे और वाटरवे में जो सबसे फास्ट है वो क्या है? एयरवेज है। क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, नॉर्मली जो एयरप्लेन्स उड़ती हैं एक शहर से दूसरे शहरों के बीच, उनकी स्पीड होती है जनरली 400 से 600 किलोमीटर पर आवर के बीच में, है ना। तो कभी 450 पे चलेंगी वो, कभी 500 पे, कभी 550 पे भी चलती हैं। और जो जेट एयरवेज वगैरह है, जो मिलिट्री की जो प्लेन्स वगैरह होती हैं, वो तो 1000 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर पर आवर के बीच में चलती हैं। तो इस हिसाब से सबसे जो फास्टेस्ट मोड है, जो सबसे जो तेज गति का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो क्या है? अपना एयरवे है। फिर सबसे स्लो, तो सबसे स्लो हमेशा क्या है? वाटरवे होता है। वाटर में क्या है ना, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, कभी 40-50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही जहाजें चलती हैं। इसीलिए उनको आप लोग सुनते होंगे ना कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के में जाने में उन्हें क्या है, 10 दिन, 15 दिन, 30-30 दिन लग जाते हैं। अगर कंट्री ज़्यादा दूर है तो 30-35 दिन, नज़दीक है तो 8 से 10 दिन लग जाता है। तो ये सबसे फास्टेस्ट हो गया, सबसे तेज गति का मीडियम। और वाटरवे क्या है? स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ये सबसे क्या है? स्लोएस्ट है, सबसे मंद गति का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और एयरवेज क्या है? सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज गति का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब फिर हमें रोडवे और रेलवे में कंपेयर करना है। रोडवे और रेलवे क्या है? सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्लोएस्ट, सबसे तेज गति और सबसे स्लो गति दोनों के बीच में है। अब हमें आपस में कंपेयर करना है। तो पहले हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं रोडवे और रेलवे को। रोड और रेल में ज्यादा फास्ट कौन है? तो रोड और रेल में ज्यादा फास्ट क्या है? अपना रेल है। क्योंकि ट्रेन की इंडिया में मत कंपेयर करिए, ऑब्वियस बात है कि आपके दिमाग में बात आता होगा सर ट्रेन तो मतलब क्या 40-50-60 में चलती हैं, हम लोग रोड पे क्या है 100-150 भी चले जाते हैं। बट पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कंपेरिजन कर रहे हैं। ट्रेन की स्पीड क्या है? अगर बुलेट ट्रेन का कंपेयर करेंगे तो 300, 400, 500 किलोमीटर पर आवर है। इंडिया में ही जो तेजस जो ट्रेन आई है उसकी स्पीड 180 से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर हो गई है, जबकि सड़कों पे उतना तेज गति से चलना संभव नहीं है। तो रोडवे और रेलवे को जब हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे तो रेलवे क्या है? ज्यादा फास्ट है। अब रोडवे को हमें कंपेयर करना होगा तो इसको कंपेयर किससे करेंगे? सबसे स्लो वाले से करते हैं। क्योंकि रेल तो पता चल गया कि वो रोड से फास्ट है। अब सबसे जो स्लो है वाटरवे, वो उससे रोडवे कितना स्पीड है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज कंपेयर्ड टू वाटरवे। यानी ये जो रोडवे क्या है, ये वाटरवे से ज्यादा स्पीड वाला एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। या रोडवे जो अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें जो एवरेज स्पीड है वो ज्यादा होती है किससे? वाटरवे से। और रेलवे में क्या है? फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देन रोडवे। तो रेलवे का जो स्पीड है वो क्या है? रोडवे से ज्यादा होता है। इसलिए मैंने यहां पे इसको कंपेयर कर दिया। अब तो चलिए सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा स्पीड पे हम लोग कंपेयर कर लिए। अब हम लोगों को सबसे ज्यादा जो कंपेयर करना होगा इस पैरामीटर पे कि कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वैलिड है या कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस किसमें प्रेफर करते हैं और कौन सा शॉर्ट डिस्टेंस है। तो हमें पता है कि जैसे एयरवेज का बात करें, एयरवेज क्या शॉर्ट डिस्टेंस पे तो कभी चलेगा नहीं ना। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के लिए तो कभी भी प्लेन उड़ान नहीं भरता है। प्लेन उड़ान भरता है कम से कम 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 5-5 हज़ार किलोमीटर तक जाता है। तो एयरवेज क्या है? हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलता है। तो यहां मैंने लिखा है सुटेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। क्योंकि अगर हमें 30 किलोमीटर जाना है तो हम लोग प्लेन से जाना संभव है क्या? संभव ही नहीं है। कम से कम 400-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर जाने के लिए हम लोग एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लोग पैटर्न भी देखें तो एयरवेज के थ्रू या एयरप्लेन के थ्रू हम लोग क्या है, एक मुख्य शहर से दूसरे मुख्य शहर के जाते हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए एयरवेज ऑलवेज हम लोग लंबी दूरी की यात्राओं के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, हमेशा लॉन्गर डिस्टेंस के लिए करते हैं। उसी तरह वाटरवेज का इस्तेमाल हम लोग क्या है? लंबी दूरी के लिए करते हैं। फिर नदी के नाव से कंपेयर मत करिएगा।
मेन जो वाटरवेज है क्या है, वो समुद्रों में चलने वाले जहाजों से है, जो कि मेन वाटरवेज में उन्हीं को माना जाता है। तो वो क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान लेके जाते हैं, तो वो क्या है, वो तो और भी लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। तो वाटरवेज भी क्या है, अपना लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, ज्यादा दूरी के लिए सुटेबल है। फिर अपना रेलवे, रेलवे भी क्या है, भले ही हमारे यहाँ लोकल ट्रेन चलती हैं, या फिर हम लोग क्या है ट्रेन को वैक्यूम करके क्या है हम लोग कहीं भी ट्रेन को स्टॉप कर देते हैं, बट वो लीगल नहीं है, वो तो एक तरह का कानूनन अपराध कर रहे हैं हम लोग। ट्रेन भी जनरली क्या है, लंबी दूरी के लिए चलते हैं। भले ही भारत में चूंकि सिग्नल का प्रॉब्लम या रेलवे ट्रैक पे ज़्यादा गाड़ियों के कारण ट्रेन लगातार रुक जाती हैं, बट ट्रेन को क्या है, लंबी दूरी का यातायात का माध्यम माना जाता है। जैसे हमें पटना से दिल्ली जाना है तो हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं। अगर हम लोग विदेशों में देखेंगे, कभी भी अगर आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले या फिर गूगल वगैरह में सर्च करके पढ़ सकते हैं कि जो ट्रेनें होती हैं वो जब दो शहरों के बीच में चलती हैं तो वो बीच में कहीं नहीं रुकती हैं। जैसे पटना से अगर ट्रेन खुलेगा दिल्ली के लिए तो वो सीधे दिल्ली जाके रुकेगा। जो हमारे इंडिया में जो बुलेट ट्रेन आ रही हैं, ये जो बुलेट ट्रेन से क्या है, ये कहीं नहीं रुकेंगी बीच में। बुलेट ट्रेन एक शहर से चलने के बाद जहाँ पे बुलेट ट्रेन को रुकना है वो वहीं पे जाके रुकेंगी, बीच में कहीं नहीं रुकेंगी। तो इसीलिए रेलवेज को भी क्या है, लंबी दूरी के यातायात के माध्यम के रूप में ही गिना जाता है। कभी कभी हम लोग बोले ना कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन को क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस रेलवे के लिए स्पेशल डेवलप किया गया है। तो मेट्रो ट्रेन सिस्टम एक अलग तरह का नेटवर्क है यातायात का, उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ, हमारे जो लोकल ट्रेन वगैरह हैं वो क्या है, आदमी के राहत के लिए सरकार चलाती है, बट रेलवेज को मेनली हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही काउंट करते हैं। और देखिए ये लंबी लंबी दूरियां चलती भी तो 2-2 हज़ार किलोमीटर तो इंडिया में ट्रेन चलती है। क्या गुवाहाटी से लेकर दिल्ली का कंपेयर करिए, या गुवाहाटी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो ट्रेनें जाती हैं वो बहुत लंबी लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं। और सड़क ही एकमात्र ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, छोटी छोटी दूरियों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी हमें शॉर्ट डिस्टेंस जाना हो, 5 किलोमीटर जाना हो, 10 किलोमीटर जाना हो या 50 किलोमीटर जाना हो, हम लोग रोड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी दूरी के लिए हम लोग क्या है, रोडों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भले ही आजकल बस वगैरह क्या है चलती हैं 500-500 किलोमीटर, बट आदमी क्या है ना उसमें अनकंफर्टेबल होता है। हम लोग मजबूरी में बस की यात्रा करते हैं लंबी दूरी में, शौक से यात्रा नहीं करते हैं कि जब हम लोग बस में अगर लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो हमें बहुत ही क्या कंफर्टेबल फील होगा, आराम महसूस होगा, हम लोग उस सफ़र को एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमें जगह नहीं मिलती है या उनकी कमी है, इसीलिए हम लोग मजबूरी में बस की हम लोग यात्रा करते हैं। देखते हैं ना कि दिल्ली से जैसे पटना की बस खुली है तो क्या है, लगभग 18 से 24 घंटा ले लेता है। कोई भी आदमी बस के एक सीट पे 18 से 24 घंटा कैसे बैठेगा, तो वो मजबूरी में जाता है, शौक से नहीं जाता है। तो इसलिए रोड क्या है, रोडवेज क्या है, हमारा शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वैलिड है। फिर हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है कि हिली एरियाज में, जो भी हमारी पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सुटेबल है, कौन सा सुटेबल नहीं है। तो हमें पता है रोडवेज तो हमेशा हम लोग पहाड़ी एरिया में भी बनाते हैं, तो रोडवे ऐसा है कि हम लोग कहीं भी उसको बना सकते हैं। तो पहाड़ी एरिया हो या मैदानी एरिया हो या बर्फबारी वाला एरिया हो, हम लोग हर जगह रोडवेज को बना सकते हैं। रेलवेज, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सुटेबल फॉर हिली एरियाज, ये हिली एरियाज के लिए सुटेबल हैं। बट अगर हम लोग हिली एरिया के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो वहाँ पे तो संभव नहीं है ना। एक हम लोग पहाड़ों पे रेलवे को कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रिजों का निर्माण करना पड़ेगा। तो जो कि क्या है, वो हर जगह मतलब क्या है, पॉकेट फ्रेंडली या इकोनॉमी हमारे लिए नहीं होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा बजट की आवश्यकता होगी, जो कि भारत ऐसे गरीब देशों के लिए भी संभव नहीं है कि हम लोग उतना कॉस्ट बियर करें। तो इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेलवेज सुटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। एयरवेज, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर एयरवेज भी सुटेबल नहीं होगा, बट एयरवेज सुटेबल होता है। छोटी छोटी प्लेनों के लिए, हेलीकॉप्टर्स वगैरह के लिए हम लोग क्या है, एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या है, वहाँ पे पहाड़ों को, जहाँ पे भी थोड़ी सी ज़्यादा भूमि की हमें मिल जाती है, तो हम वहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट का निर्माण करते हैं। इंडिया में भी बहुत जगह निर्माण हुआ है, जैसे हम लोग दार्जिलिंग का एग्जाम्पल देखते हैं, दार्जिलिंग में एयरपोर्ट है, गैंगटॉक में है, शिमला में है, श्रीनगर वगैरह में भी एयरपोर्ट है। तो पहाड़ी एरिया में जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा लंबा या चौड़ा ज़मीन मिलता है, हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण कर सकते हैं। जबकि रेलवे में क्या है, हमें तो लगातार पटरियाँ बिछानी पड़ती हैं ना, तो इसलिए ये रेलवे संभव नहीं हो सकता है या नहीं हो पाता है। बट हम लोग एयरवेज को वहाँ पे बना सकते हैं। बट वहाँ पे क्या है ना, छोटी प्लेन्स ही उतरती हैं, बड़ी प्लेन्स वहाँ पे नहीं उतर पाएंगी। बट एयरवेज
कि कनेक्टिविटी की सुविधा तो हम लोग उपलब्ध करा ही देते हैं किसी न किसी की तरफ। फिर है हमारा लास्ट में वाटरवेज। पहाड़ी एरिया में क्या है, नदियां क्या है, ऊपर से ऐसे बहते हुए नीचे उतरती हैं, है ना, नीचे उतरती हैं, और इन नदियों में पानी का बहाव बहुत तेज होता है। शिप्स वगैरह तो चल ही नहीं सकती हैं, संभव ही नहीं है। छोटी छोटी नावें भी नहीं चलती हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है, और इन नदियों में क्या है, कंकड़ पत्थर वगैरह बहुत होते हैं, तो एक्सीडेंट्स वगैरह का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए वाटरवेज के लिए भी हिली एरियाज या पहाड़ी क्षेत्रों में वाटरवेज भी संभव नहीं होता है। साथ ही ये 4 पॉइंट्स आपको काफी हैं, बट मैं 1-2 पॉइंट्स ऐसे भी डिस्कस कर देता हूं जो कि बहुत सारा एग्जांपल है। आज के डेट में जैसे हम लोग इंटरनेट से जो सामान वगैरह मंगवाते हैं, गए आप फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर किए, तो वो ऑर्डर क्या है, हमारे घरों तक आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पूरा एक क्या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडियम काम करता है। जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया अमेजन पे, तो वो क्या है, दिल्ली, कलकत्ता या मुंबई से वो सामान क्या है, प्लेन से या बाय ट्रेन से, कुरियर से हमारे शहरों तक पहुंचाता है। फिर डिलीवरी बॉय क्या है, बाय रोड हमारे तक पहुंचा देता है। तो ये जो डोर टू डोर सर्विस है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ रोडवे में ही संभव है ना। हर किसी के घर तक जाके हम लोग सामानों की डिलीवरी कर सकते हैं रोडवे में, जबकि ये चीज क्या है, रेलवे में संभव नहीं है। हर किसी के घर के आगे रेलवे रुकेगी क्या, ये तो संभव ही नहीं है। और एयरवेज, प्लेन तो रुक ही नहीं सकता है, उतर ही नहीं सकता है, तो कैसे डिलीवरी देगा। और उसी तरह वाटरवेज में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। तो डोर टू डोर सर्विस जो आज के लाइफ की जान है ना, और खासकर इस कोरोना के महामारी में इसने आदमियों का बहुत ही क्या है, सहायता प्रदान किया, बहुत ही सहयोग किया। इसके बिना तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती। हर कोई दुकान वाले, हर कोई किराना वाले क्या था, होम डिलीवरी की सुविधा दे रहे थे। और ये होम डिलीवरी की सुविधा या डोर टू डोर सर्विस, ये किस में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ रोडवे में पॉसिबल है, बाकी किसी में संभव नहीं है ये। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँगा कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अच्छे से इसका क्या है, अच्छे से एंजॉय करके इसे समझ रहे होंगे। फिर भी अगर किसी को परेशानी हो तो मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।